हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। सो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत दिनों से जो है ई ग्रुप के लिए जो है मैं लगातार कंटिन्यू जो है क्लास ला रहा था, तो कई बच्चों की जो है ये शिकायत आ रही थी कि सर आप ए ग्रुप या पी ग्रुप के लिए डाल ही नहीं रहे हो। सो ए ग्रुप के लिए जो है मैं डाल रहा, अब ये वीडियो बना रहा हूँ, और पी ग्रुप वाले के लिए भी एक दो वीडियोस बन ही जाएंगी। कल 6 तारीख है बच्चों, सो टाइम कम है बट कोई नहीं, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए होंगे आपने वो सॉल्व किए होंगे और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस करते हैं ए ग्रुप के। हम ज़्यादा जो है टाइम पास यहाँ पे नहीं करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ओके, तो 21-20 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए थे। 21वां प्रश्न अब हमारा चलेगा। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, हमें दो ट्रायंगल दी हुई हैं। हमें क्या करे हुई हैं, दो ट्रायंगल गिवन है। पहला ट्रायंगल देख लो आप, ABC है। दूसरा ट्रायंगल क्या है, DEF, ठीक है। तो कह रहा है ये हमें कुछ साइड्स का जो है रेशियो दिया हुआ है और कह रहा है कि वो साइड्स इक्वल हैं और वो उन साइड्स का जो रेशियो है वो 2/5 है। सो हमें बोला है कि उनका जो एरिया है उसका रेशियो क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है 2014, 2015 ई ग्रुप में आया हुआ है, 2020 में ई ग्रुप में आया हुआ है, 19 में ई ग्रुप में आया हुआ है, इसके बीच में भी आया होगा क्योंकि मेरे पास पेपर अवेलेबल नहीं है। लगातार मतलब लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ए ग्रुप हो, ई ग्रुप हो या पी ग्रुप हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है UBTR या जीप वालों का, ठीक है। सो ये क्वेश्चन ईजी है, वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन है। इस पे 1 सेकंड भी आपका नहीं लगेगा। 1 सेकंड भी क्यों नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा कि जो हमारा खाली ये जो आंसर है इसका खाली स्क्वायर कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे क्यों होता है, यहाँ पे क्या थ्योरम यूज होती है। तो देखो बच्चों, कभी भी हमें अगर दो ट्रायंगल्स दिए हुए हों और उनके जो साइड्स हैं, ये साइड, इनको ये साइड्स हैं, उनके अगर साइड्स का रेशियो हमें गिवन हो और सारे साइड्स इक्वल हों, देखो इक्वल बोले रखे हैं ना कि ये साइड इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। और इन सभी साइड्स के जो रेशियो अगर हमें दिया हुआ हो, साइड्स का सभी साइड्स इक्वल हो और उनका रेशियो हमें गिवन हो, और क्या पूछा गया हो, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी उनके एरिया का रेशियो हमें पूछा गया हो, तो वो हमेशा आप याद रखो कि उनका जो क्षेत्रफल का एरिया होता है वो क्या होता है, स्क्वायर। वो होता है साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और जो कि क्या है 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25। इसी क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है। उल्टा क्या पूछा जा सकता है कि दो ट्रायंगल हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, तो उनके साइड्स का रेशियो। अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, उल्टा पूछा है तो उल्टे में आप अंडर रूट कर लो, 4 का अंडर रूट अपॉन 25 का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा, साइड्स का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगर साइड दिए गिवन हो और क्षेत्रफल का रेशियो पूछा हुआ हो तो आपको स्क्वायर करना है, क्षेत्रफल दिया हुआ हो, साइड पूछा गया हो तो आपको अंडर रूट लगा लेना है, ठीक है। सिंपल सा आपको इतना काम करना है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चांसेस हो सकते हैं कि आपकी बार भी आ जाए। सो बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए 22वां प्रश्न करते हैं। आपके स्क्रीन पे 22वां प्रश्न क्या कह रहा है। 22वां प्रश्न देखो, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई। ओके, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। देखो, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात करो। हमें एक सेमी सर्कल दिया हुआ है। सेमी सर्कल तो आप जानते होंगे किसको कहते हैं, अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त ये, ठीक है। आपको पता है कि ये जो इतना होता है, ये होता है हमारा रेडियस यानी त्रिज्या, और ये होता है हमारा डायामीटर। ये होता है हमारा क्या, डायामीटर, ठीक है। ये होता है हमारा डायामीटर। अब ध्यान से देखो, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रेडियस है वो हाफ होता है डायामीटर के, या कह सकते हैं कि जो डायामीटर है वो दुगना होता है रेडियस के, ठीक है। सो हमें एक चाप दिया हुआ है, चाप बोले तो एक आर्क दिया हुआ है। आपको पता होगा अगर मैं एक पूर्ण सर्कल बनाऊं
तो इसका जो ये कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट मतलब ये जो इस प्रकार से ये कर्व हो रखा है, ये हमारा क्या होता है, ये इसको हम एक आर्क कह सकते हैं, एक चाप कह सकते हैं। सेम इसी प्रकार अगर मैं एक अर्धगोले में बोलूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये आर्क होगा। अगर मैं इस सर्कल को ऐसे तोड़ दूं तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये आर्क होगा। कहने का मतलब इसका ये जो वक्र भाग होता है, ये कर्व जो होता है, ये हमारा आर्क होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सर्कमफ्रेंस है, जो ये परिधि है, ये एक क्या है, ये एक चाप है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वृत्त की परिधि का सूत्र यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है बच्चों, 2πr। बट यहाँ पे हमें अर्धवृत्त दिया हुआ है, यानी सेमी सर्कल दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आधा हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब की बार जो हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओनली πr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो परिधि होती है, ये होता है, इसको हम चाप भी बोल सकते हैं, इसको हम चाप भी कह सकते हैं। और चाप हमें गिवन है क्या, चाप हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर। तो चाप, अब चूंकि हमने ये आधे मतलब सेमी सर्कल के लिए निकाल दिया है, और चूंकि ये चाप भी होता है, चूंकि ये चाप भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि πr इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, क्योंकि चाप की लंबाई तो हमें दी हुई है ना, चाप की लंबाई हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर, यानी हमें ये वाला पार्ट गिवन है, ये वाला पार्ट हमें गिवन है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया πr इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ओके, अब r, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है क्या है, व्यास निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो हम r की जगह पे डायमीटर यहाँ पे गिवन कर देंगे। तो r क्या होता है, r होता है हाफ, r होता है हाफ ऑफ डायमीटर, यानी हाफ d, यानी r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ d लिख सकते हैं, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है, r होता है आधा किसका, डायमीटर का। तो हम r को लिख सकते हैं a1/2 इज इक्वल टू d। ओके, सिंपल सी बात। यहाँ पे 2 किस में है, डिवाइड में है। अगर मैं 2 को उस साइड ले जाऊं तो ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 45 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। अब यहाँ से ये जो d है, इसको मैं अगर निकालना चाहूँ तो ये क्या होगा, पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रखोगे, चाहे आप डेसिमल में रखो, चाहे आप दशमलव वाली वैल्यू रखो, या चाहे आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखो, आपको एक आंसर मिलेगा 28 पॉइंट समथिंग, यानी ये 28 के लगभग जो है ये इसका आंसर आएगा। और ऑप्शन में हमें गिवन है वो आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बी है। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी हमारा बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करते हुए चलना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का आंसर मैं जरूर करूंगा, ठीक है। ओके, 23, क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए चित्र में x की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। वैल्यू ऑफ x इज इन गिवन फिगर इज, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो सेंटर से ये जा रहा है, ये देखो ये वाला जो है ये भी सेंटर से जा रहा है, ये वाला भी सेंटर से जा रहा है। तो हमको पता है कि ये जो इस प्रकार से होता है, ये होता है कॉर्ड बोले तो जीवा, ठीक है। लेकिन जो सेंटर से जाता है, अगर कोई लाइन, कोई रेखा सेंटर से जा रही है तो वो भी एक कॉर्ड होता है। सेंटर से अगर कोई जा रहा है तो वो भी एक कॉर्ड होता है, और वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है क्योंकि वो सेंटर से जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो कौन सा होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड वह होता है जो सेंटर से जाता है, जो सेंटर से जाता है, केंद्र से होते हुए, उसको हम डायमीटर भी कहते हैं। यानी एक डायमीटर एक कॉर्ड भी होता है, ठीक है, एक जीवा भी होता है। तो यहाँ पे 2 कॉर्ड हमें गिवन है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये डायमीटर भी है, हालांकि ये क्या है, डायमीटर भी है, लेकिन मैं इसको कॉर्ड यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड से संबंधित प्रमेय थ्योरम हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्ड बाइसेक्ट थ्योरम, यानी प्रतिच्छेदी जीवा प्रमेय हम इसको कह सकते हैं। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये होता है कि जहां से ये कट रहे हैं उनका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दूसरे कॉर्ड का मल्टीप्लाई। मतलब पहले इसको ले लेते हैं, इस वाले कॉर्ड को ले लेते हैं, इस वाले कॉर्ड, इस वाले जीवा को ले लेते हैं, यानी यहां से AP
इंटू पी बी, ये जो दो भागों में कट रहा है ये इक्वल होता है दूसरी कॉर्ड के जो इसको काट रहा है, कौन सा, डी पी इंटू पी सी। ठीक है, अब यहां पे इनकी वैल्यू आप पुट कर लो, आपको यहां पे मिल जाएगा। आई होप आपको यहां पे ये समझ में आएगा कि एज ये थ्योरम कैसे यूज होता है और किस प्रकार हमने इसको लगाना है। ठीक है, और कहां पे लगाना है। एपी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 इंटू पीबी की वैल्यू कितनी है, 6 और डीपी की वैल्यू कितनी है, x इंटू पीसी की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहां से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। क्या 4 हमें ऑप्शन में गिवन है, हाँ हमें ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज याद रखना है इस क्वेश्चन को और इस थ्योरम को याद रखना। ठीक है, अब देखिए 24वां प्रश्न करते हैं और इसके बाद एक और क्वेश्चन, उसके बाद खत्म करते हैं आज क्लास को। ठीक है, ज्यादा टाइम यहाँ पे हम नहीं लेंगे आपका। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दिया गया है, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कि जो एंगल है, आप यहाँ पे चित्र को दे सकते हो। देखो एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, एक आप कह सकते हो स्क्वायर या कोई भी आप कह सकते हो एक चतुर्भुज बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये जो चतुर्भुज होता है बच्चों, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। जब भी एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ हो, एक आप कह सकते हो रेक्टेंगल बना हुआ हो या एक स्क्वायर बना हुआ हो, तो उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। याद रखना, कभी भी एक सर्कल हो उसके अंदर एक 4 साइड वाला अगर आपको यानी एक स्क्वायर बना हुआ हो या एक रेक्टेंगल बना हुआ हो तो हम उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटर, इस चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से संबंधित एक थ्योरम होता है। उस थ्योरम की क्या जो वो होता है, वो थ्योरम क्या कहता है कि जो ये अंदर ये जो चतुर्भुज है, इसके जो विपरीत जो साइड होते हैं उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखना, ये एंगल इंटू ये एंगल 180 डिग्री। ध्यान से देखो, यानी चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से संबंधित जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में जो विपरीत एंगल होते हैं या सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। याद रखना। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल डी ए बी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी एंगल डी ए बी, यानी ये वाला एंगल हमें क्या करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, हमें दिया हुआ है ये बाहर का एंगल। ठीक है, हमें बाहर का एंगल दिया हुआ है। अब अगर मैं खाली इस लाइन को लूं, ऐसे, कौन सी लाइन है, वो लाइन है डी, यहाँ पे होगा एक सी और इधर यहाँ पे इन्होंने बोला है ई। इस तरीके से एक लाइन गई है ऊपर यहाँ तक और बोला है कि यहाँ से ये आया हुआ है, यहाँ से ये वाला एंगल है, ये 100 डिग्री है। तो अगर मैं इसको पूरा एक लाइन, वैसे तो एक लाइन है, ठीक है, अगर मैं इसको पूरा मानूं तो आपको पता है अगर किसी भी लाइन को ऐसे अगर मैं मिला दूं तो ये पूरा का पूरा होता है 180 डिग्री। आपको पता है ना, कोई भी एक ऐसी लाइन हो और इस एंगल को पूछा गया हो तो आपको पता है वो 180 डिग्री होती है। तो सेम अगर इसको मैं उल्टा कर लूं तो ये भी इसी प्रकार से है, तो यानी इस पूरे का भी 180 डिग्री होगा। अब इस साइड का 100 दिया हुआ है तो इस साइड का भी हमें मिल जाएगा, चूंकि ये पूरा 180 डिग्री होता है, ये पूरा 180 डिग्री है, इस साइड का 100 है तो इस साइड का निकल जाएगा 180 डिग्री में से 100 डिग्री घट के, तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। यानी इस वाले एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। अब अभी हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित थ्योरम पढ़ा था कि आमने सामने की भुजाओं, आमने सामने के कोणों का जो योग है
वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन हमें यहाँ पे एक ही एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। तो इस वाले एंगल प्लस इस वाले एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, DAB। इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, यही थ्योरम कहती है। ओके, तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं एंगल DAB को। कैसे निकाल सकते हैं, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80, तो ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो यानी ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री, जो कि हमें पूछा गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी टिक मार के चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंतिम प्रश्न आज का। क्या पूछ रहा है कि घड़ी की मिनट वाली सुई, लिख लेता हूं पहले यहाँ पे, जो घड़ी की मिनट वाली सुई है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 30 मिनट में कितना डिग्री चल लेती है। अब आपको पता होगा कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, सपोज दैट एक वॉच है, एक घड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर एक मिनट वाली सुई चलेगी 30 मिनट, 30 मिनट बोल रहा है, ठीक है, कितने मिनट, 30 मिनट में कितना डिग्री चलेगी। तो 30 मिनट कहाँ से चलेगी वो, 30 मिनट वो यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी वो, ठीक है, यहाँ से चलेगी, यहाँ से इस प्रकार चलेगी, यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और यहाँ पे आके रुक जाएगी। ये 30 मिनट ये चल चुकी है। कितना मिनट ये चल चुकी है, 30 मिनट ये चल चुकी है। अब 30 मिनट ये चल चुकी है तो कितना यहाँ पे ये डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा। पहले तो आपको सिंपल एक लाइन मिल रही होगी, एक सीधी लाइन मिल रही होगी। अभी मैंने आपसे कहा था कि एक सीधी लाइन में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो सिंपल सा 180 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको हल भी कर सकते हो, क्या पता हल करके दूसरा मिल जाए, क्या पता हल करके दूसरा आंसर मिल जाए। तो हम इसको हल किस प्रकार करेंगे, पूरा जो, अगर पूरा मिनट की सुई पूरा एक चक्कर मार लेगी तो पूरा चक्कर आपको पता है एक सर्कल में 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब क्या, अब वो पहुंची कहाँ पे है ये आपको देखना है। वो पहुंची कहाँ पे है, 30 मिनट के बाद वो कहाँ पे पहुंची है, 30 मिनट के बाद वो 6 पे पहुंची है, इनटू कितना मिनट चली है, 30 मिनट चली है। तो अगर मैं यहाँ से इसको काट दूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एक मिनट, ये कैसे सॉल्व होगा, घड़ी की मिनट कितनी डिग्री यहाँ पे चली हुई है, तो पूरा जो है 360 डिग्री यहाँ पे चली हुई है। तो 360 और यहाँ पे ये 360 का आधा हो रहा है, 360 का क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। तो 2 एकम 2 और तो 180 डिग्री हमारे यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या, देखो पूरे 360 डिग्री है, आधा चल चुका है, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 180 डिग्री यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये हमारा आज लास्ट का क्वेश्चन था, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।